पूरे ब्रह्मांड में, पूरे हमारे चारों ओर ईथर नाम का पदार्थ फैला हुआ है ही है। जैसे बात करते हैं हम न्यूटन के सेब गिरने वाली कहानी का, पता नहीं अब सच है कि झूठ, तो साइंस है। बैठे हुए हैं तो साइंस है, सोच रहे हैं तो साइंस है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, एआई आ गया, रोबोटिक्स आ गया, तो वही तो चीजें, यही तो चीजें साइंस है। क्यों ये हो रहा है, आखिर क्यों? आज हम 21वीं शताब्दी में अपनी जिंदगी को बड़ी ही आरामदायक जी रहे हैं, भले ही हमें मेंटली प्रेशर क्यों ना हो, लेकिन फिजिकली तो हम अपनी ज़िंदगी को बड़े आसानी पूर्वक जी रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जो हमारे पास सुख सुविधाएं हैं वो पिछले 10, 20, 30 या उसके पहले नहीं थी। आज हमारे पास उच्च क्वालिटी के कंप्यूटर्स है, उच्च क्वालिटी के स्मार्टफोन्स है, फ्रिज है, टीवी है, पंखा है, कूलर है, एसी है, अनेक सुख सुविधाएं है। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास बस, ट्रेन, रेलगाड़ी और हवाई जहाज, बहुत सारी सुविधाएं हैं। मेडिकल में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। हर तरह से हम सुख सुविधाओं से घिरे हुए हैं, भले ही हमारे पास मेंटल प्रेशर क्यों न हो, लेकिन चलिए हम अपनी ज़िंदगी को आरामदायक ही जी रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लोगों को दिनों का समय, घंटों का समय, कभी कभी महीनों का समय लग जाता था, लेकिन वही आज साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से वही दूरियां अब बस चंद घंटों की रह जाती हैं। बात करते हैं आज के टेलीफोन की। टेलीफोन, मोबाइल या इसे कुछ भी कहा जा सकता है। पहले ये संभव नहीं था कि एक जगह से दूसरे जगह पे हम बात करते थे। वो सारी जो माध्यम था बात करने का वो चिट्ठियाँ थी, और वो उन चिट्ठियों में लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा का समय लग जाता था, और आज तुरंत फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग हो रही है। और दूसरे क्षेत्रों में बात करते हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में बात करते हैं, तो जो हमारे खेत है वो हमारे बैलों से जुताई किया करते थे, उसमें भी बहुत सारा समय लग जाता था। आज के ज़माने में जो ट्रैक्टर आ गए हैं, तुरंत 1 घंटे में पूरा फाइनल कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं जो आज हम इन पे डिपेंडेंट हो गए हैं, साइंस पे। अगर ये सुख सुविधाएं आई हैं तो उनके कुछ हानि भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, क्योंकि साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो लाभ भी देते हैं, हानि भी देते हैं, बशर्ते हम उसका किस प्रकार यूज करते हैं, उसको एज अ वरदान लेते हैं या अभिशाप लेते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मानव जाति को आसान बना तो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खोखला भी कर रही हैं। तो ये जो चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं हमें साइंस की मदद से मिली है, और अब कहा जाता है कि जैसे 10-20 सालों में साइंस टेक्नोलॉजी ने इतनी उन्नत कर ली है कि अगले 50 साल में ऐसी उन्नत हो जाएगी। आज हम एक ग्रह पे सीमित नहीं रह पाए हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर भर ही नहीं सीमित रह के हम अंतरिक्ष में सैर कर रहे हैं। बहुत सारी सुख सुविधाएं, और एक तरह से ऐसी इमेजिनेशन दुनिया सोची जा रही है कि आने वाले 50 साल में कुछ भी हो सकता है। आज एआई आया है, रोबोटिक्स आ जाएगा, हम एक ग्रह पे न रह के, पृथ्वी पे न रह के मंगल, चंद्रमा, कहीं कहीं और जीवन भी व्यतीत कर रहे होंगे, बहुत दूर तक सोच सकते हैं। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी की आज की वीडियो में हम बेसिक से एडवांस तक की बातें करेंगे कि कैसे इसकी उद्गम हुई, मानव जाति ने किस प्रकार इसके नेचुरल साइंस के नियमों को समझा और अप्लाई किया, और एडवांस तक की बातें करेंगे कि आज के ज़माने से लेकर, आदिकाल से लेकर साइंस ने कितनी उन्नति की और कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइंस की डेफिनेशन से। पहले साइंस होता क्या है, कैसे इसकी मानव जाति ने उद्गम किया, कैसे इसको समझा, कैसे इसके लॉज बने, कैसे हम पे अप्लाई होते हैं, सारी चीज़ें आज समझते हैं। सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंस की डेफिनेशन है, साइंस इंग्लिश में, Science is defined as observation, identification, description, experimental investigation and theoretical explanation of natural phenomena। मतलब हमारी साइंस जो कहती है कि जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, जो जैसे कुछ हो रहा है, जैसे सपोज करिए सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, ठीक है, चिड़िया उड़ रही है, नदी बह रही है, इन जैसे भी नेचुरल फिनोमिना है उनमें क्या हो रहा है, उनमें लोगों ने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया, आइडेंटिफिकेशन करना स्टार्ट किया कि अगर ये चीज़ें यहाँ पे घटित हो रही हैं, क्या कहीं और भी उसी तरह घटित होगी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन करना कि हाँ ये चीज़ें ऐसे घटित हो रही हैं, ऐसे ऐसे होता है,
लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि क्या हो रहा है आखिर में, क्यों हो रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे इसको हम अपने यूज में ले सकते हैं। तो बेसिकली साइंस जो है वो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी किसी के भी मन में आ सकती है। अगर क्यूरियोसिटी हमारी कहती है कि हमें नेचुरल, जैसे जो भी हमारे नेचुरल चीजें हैं उनमें क्या चीज कैसे हो रही है, तो नेचुरल साइंस यानी फिजिक्स के अंतर्गत आती है। अगर केमिकल एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, वहाँ पे चीजें क्या कैसे हो रही है, कैसे उनका बिहेव है, तो जब उनमें स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में। और अगर ये चीजें हमारे, जैसे हमारे शरीर में कौन चीजें कैसे घटित हो रही हैं, कौन चीजें कहाँ पे स्थित है, क्या इसका फंक्शन है। जैसे शरीर में, शरीर खुद पचाने के लिए हम एसियल छोड़ता है हमारे शरीर में, अमाशय में, लेकिन वो कहाँ से बनता है, कभी आपने सोचा है। बहुत सारी चीजें हैं जो घटित हो रही है, क्यों घटित हो रही है, सारी चीजें क्यूरियोसिटी पे आती है। और क्यूरियोसिटी ही विज्ञान को जन्म देता है, यानी कि साइंस को जन्म देता है। और साइंस की मदद से हम अनेक अनेक लॉज बना के, इंजीनियरिंग के थ्रू नई नई टेक्नोलॉजी बिल्ड करके बहुत वेरियस लेवल पे आज हम लोग चले गए। आप हम कनेक्टेड हैं, आप हमको देख रहे हैं, किसके माध्यम से, साइंस के माध्यम से। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे पंखा चल रहा है, वहाँ पे बेसिक मोटर का यूज हुआ है, कैसे वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अगर जब किसी कुंडली में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञान को लेकर मनुष्य ने उस प्रकार सोचा कि क्या इससे हम कर सकते हैं। हम उसमें सुख सुविधाओं का अपार भंडार खोज लिया है। तो हम थे कहाँ पे, साइंस के डिफिनेशन पे, कैसे इसने मानव जाति ने कैसे इसको पहचाना। तो देखते हैं, साइंस इज डिफाइंड एज ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। अगर हम हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि सुव्यवस्थित, वेल अरेंज, सुसंगठित एंड क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम किसी चीज की मान लीजिए इस मार्कर को लेते हैं, मार्कर की हम स्टडी करते हैं। हाँ, एक ढक्कन है, पीछे ये टैप है, ठीक है, इधर का हमारा ये व्हाइट से है, ये ब्लैक से है। अच्छा, इसको ऐसे खोलते हैं और ऐसे चलाते हैं। अच्छा, ये तो ब्लैक कलर का स्याही देता है, ये कैसे देता है, इसमें क्या किया गया है। अच्छा, इसमें एक सूत्र लगाया है, इसमें हम स्याही डालते हैं, ऐसे चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीजें हैं, मतलब क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है। जानने की इच्छा ही विज्ञान को जन्म देती है। जरूरी नहीं है जानने की इच्छा बहुत चीजों में हो सकती है। जहां भी क्यूरियोसिटी आती है वहां हमारी विज्ञान पहुंच जाती है। जैसे हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान। व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में उसके बारे में क्या चल रहा है, यानी कि इच्छा होती है ना। तो सारी चीजें जो इंक्लूडेड है, सब साइंस जहाँ पे आती है जानने की इच्छा, वहां पहुंच जाती है साइंस। और साइंस ने क्या किया, जैसे सपोज कीजिए आज ये घटना यहाँ पे हो रही है, उसको इन्वेस्टिगेशन किया, हाँ फिर से दोहराया, ये घटना हो रही, ठीक है, अप्लाई हो रहा है, क्या आने वाले 10 साल में भी ये घटना होगी, हाँ देखा अप्लाई हो रही है। तो उसने एक बात करते हैं हम न्यूटन के सेब गिरने वाली कहानी, पता नहीं अब सच है कि झूठ है क्या है, लेकिन आप उस पर बात करते हैं। न्यूटन साहब बैठे थे, ऊपर से सेब गिरा ना, सेब गिरा तो न्यूटन ने सोचा वो ये ऊपर से सेब ऐसे नीचे गिरा, आप गिरा तो पृथ्वी पे गिरा। अच्छा अच्छा अच्छा, गिर गया तो क्या कहीं और पे सेब गिरेगा, हाँ देखा कहीं, हाँ वहां पे तो गिर रहा, वहां भी पत्ती गिरेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आज गिर रहा है, क्या पिछले 10 साल बाद भी गिरेगा, या पिछले साल भी गिरा था कहीं, हाँ देखते हैं, पक जाता है, कोई भी फल पक जाता है तो बेसिकली नीचे गिर जाता है, हाँ गिर जाता है, यानी कि 10 साल बाद भी ये एक्टिविटी हो रही है ना। आज गिर रहा है, कल गिर रहा है, अलग अलग जगहों पे गिर रहा है, सेब गिर रहा है, जब फल पक जा रहा है गिर जा रहा है, 10 साल बाद भी गिर रहा है। जब 10 साल बाद भी गिर रहा है तो उसने सोचा ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, ये चाहे अब हो चाहे बाद में हो, ये ऐसे ही हैपन होगा। उन्होंने एक लॉ बना दिया, उस पर इन्वेस्टिगेशन की, क्यों गिर रहा है, कि हाँ तो पता चला पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है,
ये उसका कारण था। तो न्यूटन ने एक लॉ बना दिया, हाँ पृथ्वी का ग्रेविटी है, पृथ्वी कोई भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहीं से होती है साइंस की शुरुआत। एक बेसिक लॉ बन गया। क्या बन गया कि कोई भी चीज पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, किसी भी वस्तु को पृथ्वी वो अपनी ओर आकर्षित करती है। ये एक लॉ बन गया। अब इस लॉ को यूज किया साइंस ने, अलग अलग वेरियस चीजों में यूज किया। अब उसने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग चीजों पे इसका यूज बहुत बड़ी स्केल पे हो गया, बहुत बड़ी स्केल पे। समझ रहे हैं? तो सारी चीजें, जैसे आप बात करते हैं, हम बात करते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर्स के बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया। बहुत छोटे लेवल पे एक कंप्यूटर था कि हाँ यहाँ से वहां से कुछ कामें हो रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत कैलकुलेटर हो रहा है, वहां गणना की जा रही है। तभी सोचा गया था आज कंप्यूटर का यूज इस लेवल पे आ जाएगा, जहाँ पे बात करते हैं हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है। एआई आ गया, रोबोटिक्स आ गया, मेनी थिंग्स, कोडिंग आ गया। कोई चीजें हम अब आप और हम जो ये सोच रहे हैं, सारी चीजें बस चुटकियों के अंदर हो जा रही है। सारी चीजें सब टेक्नोलॉजी की मदद से हो रही है, साइंस की मदद से हो रही है। तो ये हमारा कुछ प्रयास रहा कि हम साइंस में आपको कुछ इंटरेस्ट जगा सकें। यहाँ पे बेसिकली इंटरेस्ट और जिज्ञासा
पढ़ाए थे क्लासिकल फिजिक्स में, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में हम छोटे लेवल पे रिलेटिविटी। एक चीज बताते हैं, न्यूटन। न्यूटन भाई साहब, यहाँ पे अगर हम जनक कहें तो न्यूटन, यहाँ के जनक कहें तो आइंस्टीन। यहाँ के जनक न्यूटन ने कहा समय कांस्टेंट रहेगा, वेरिएस नहीं होगा। यहाँ पे रिलेटिविटी जब आ गई, टाइम भी चेंज हो जाएगा। किसी के लिए समय 2 घंटे बराबर होगा, किसी के लिए समय 1 घंटा, किसी का 2 घंटा किसी के 1 घंटे के लिए बराबर हो रहा है। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ ये रियलिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्टिक्स, कंप्यूटर साइंस। ये देखिए वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ, यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स यानी कि डुअल नेचर, ये कोई भी चीज की डुअल नेचर बताती है। ये यहाँ पे क्या हो कहा क्लासिकल फिजिक्स में, कोई भी चीज या तो मास होगी या तो एनर्जी होगी। पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 चीजें एग्जिस्ट करती हैं, या तो मास है या तो एनर्जी है। बट यहाँ पे वो मास भी हो सकती है, एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे बताया गया कोई भी चीज मास में है कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी है कन्वर्ट इनटू मास। आइंस्टीन की वो जो E बराबर mc² वाली रिलेशन, मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया। यहाँ पे इसका कोई महत्व ही नहीं था। मास है तो मास है, एनर्जी है तो एनर्जी है। सोच लीजिए कितना अंतर है। कंप्यूटर साइंस, इसकी तो बात ही नहीं करें। आज का जमाना इसी पे सारा बेस्ड है, कंप्यूटर साइंस में। आज की बात करते हैं, लाइव तुरंत की बात करते हैं। हमारे पास क्या है, इसमें रोबोटिक्स है। हमारे पास और क्या है, अलग अलग प्रकार की स्पेसशिप है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, मेट्रो है, ठीक है, पनडुब्बी है, जहाज है, अलग अलग प्रकार के जहाज है। और अगर कंप्यूटर साइंस में बात करते हैं, कंप्यूटर में डिकोडिंग है, कोडिंग है, जावा है, C++ है, पाइथन है, AI है, चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं। इसकी तो बात ही ना करें। और क्योंकि ये इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है कंप्यूटर साइंस वाला आइडिया, कि जितनी तेजी से ये नहीं ग्रो, इन लोगों को बनने में, इनमें कोई लॉज बनने में हमारे पास 100 सालों का समय लगा। और ये प्रतिदिन अपडेट होता रहता है। तो यहाँ के जितने भी नियम बने हैं वो कहा नहीं जा सकते आज है कल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा है। कहते हैं हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में बन रहे हैं, नाभिक में है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा है। आज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, पता नहीं कल लगाएगा कि नहीं। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन इसमें ये रियलिटी है। क्योंकि यहाँ पे हाँ ये चीजें ऐसे बिहेव कर रही हैं, तो सपोज करिए वो ऐसे हो रहा होगा, तभी ये चीजें ऐसे बिहेव कर रही है। छोटे लेवल पे सारी चीजें बना दी गई है, लेकिन कल वो गलत भी हो सकती है। लेकिन हाँ आज के लिए चल रही है, हमारे लॉज जो है बने हैं इसके, वो फॉलो हो रहे हैं, तो ठीक है। तो अदर ब्रांच में भी बात कर लेते हैं कि फिजिक्स की अदर ब्रांचेस क्या है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, आज की सारी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है, सब चीज। सोलर पैनल आप जानते हैं, क्योंकि हम पहले क्या करते थे, जो हमको एनर्जी मिलते थे वो हम बहुत अलग अलग तरह से निकालते थे, जिससे हमको प्रदूषण, इन्वायरमेंट में प्रदूषण भी मिलता था। लेकिन जैसे ही सोलर पैनल का खोज हुई, ये एनर्जी क्या करती है, ये ब्रह्मांड में सीमित ऊर्जा है। जैसे सूर्य के पास असीमित ऊर्जा है, उस असीमित ऊर्जा को लेकर, उसमें ऊर्जा को लेकर इसने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, बायोफिजिक्स है, जियोफिजिक्स है, केमिकल फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान कुछ कह सकते हैं। ये थे कुछ ब्रांचेस जो आप क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और अलग अलग ब्रांचेज आप इसकी देख लें। एक आपको घटना बताते हैं। ये घटना हुई थी 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में क्या था कि हर्ट जो नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या प्रयोग किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से विद्युत चुंबकीय तरंगों पे एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया कि जैसे आज हम कोई अमेरिका में बैठा है हमारा दोस्त, फोन लगाए 1 2 3 4 हेलो कहाँ हो, अमेरिका में बैठे हैं, तुरंत लगा दिया। 20-30 साल पहले ये कोई सुविधा नहीं थी, कैसे इतना फास्ट ग्रो हो गया हर चीज। तो 1887 ईस्वी में एक घटना हुई। हर्ट नामक वैज्ञानिक ने
एक खोज की किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का खोज होना ही आज की जो कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन, इसको इसी पे सारी चीज़ें बेस्ड है। समझ लीजिए आज हम आप और कनेक्टेड हैं किसके माध्यम से, संचार व्यवस्था के माध्यम से। ये वीडियो आप जाएगी यूट्यूब पे आप इसको देख लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें डिजिटली जो कनेक्टेड हो पाई है, ये किस प्रकार से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी चीज़ें इसी पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऊर्जा का एक प्रकार का ऐसा स्थानांतरण है जो एक जगह से दूसरी जगह किस फॉर्म में जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जैसे आप हम कनेक्टेड हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उन्होंने इस तरह से उपयोग किया कि वो बिना तार के, पहले एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन के लिए तार बिछाए जाते थे। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके एक ऐसा यंत्र बना दिया कि वो जैसे एक कमरे में एक कंप्यूटर रख दिया, दूसरे कमरे में दूसरा कंप्यूटर, इतना दूर बिना तार के कनेक्शन उन्होंने बना दिया। बिना तार के यहाँ से कुछ भी जो डाटा है वहाँ पे जा रहा है। यही छोटी सी खोज आज इतने वेरियस लेवल पे आप देख रहे हैं कि आप हम कनेक्टेड हैं। कैसे? सेटेलाइट कनेक्टेड हैं, टीवी यहाँ लगी है, एंटीना ऊपर लगा है और कुछ नहीं है, लेकिन कोई चीज़ मुंबई में घटित हो रही है, हाँ, न्यूज़ के जरिए हम देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आज इस लेवल पे आ गई है कि फिजिक्स बताइए 10-20 साल पहले कैसी थी। छोटा वाला मोबाइल आता था, आज हमारे पास इतना बड़ा टैबलेट है। तो ये थी हमारी कुछ एक कोशिश फिजिक्स में इंटरेस्ट लाने की। यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वार्क से बने हैं। क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, 6 प्रकार के होते हैं क्वार्क। अब बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी नहीं बचे, उनके अंदर क्वार्क है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो एटम के फंडामेंटल कण है, ठीक है, लेकिन क्वार्क जो है फंडामेंटल कण नहीं है। तो आज बताइए यहाँ पे जो बन गए हैं लॉज, ठीक है, फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे जो लॉज है पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये रही हमारी एक कोशिश आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट जगाने की। इसके बाद हम कक्षा 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक पहली यूनिट को शुरू करेंगे, जहाँ पे हमको पढ़ना है आवेशों के बारे में, चार्जेस के बारे में। चार्ज होता क्या है, कैसे क्रिएट किया जाता है। चार्ज की बदौलत ही आज हम जो 24 घंटे बिजली का मजा ले रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही हैं, सारी चीज़ें चार्ज की मदद से हुई है, विद्युत विभव की मदद से भी हुई है। तो कौन कौन चीज़ें से कैसे क्रिएट होगी और कैसे इस लार्ज स्केल पे आए, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। और जो हमारे नेचुरल फिनोमिना है, जैसे पानी बरसना, और हम अपनी शरीर को जैसे चला रहे हैं, कैसे सारी चीज़ें यहाँ से सोचते हैं, वहाँ से अंगूठा हिट जा रहा है, यहाँ से उंगली हिट जा रही है, सारी चीज़ें कैसे डिपेंड हो रही हैं, सारी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। सारी चीज़ें जैसे शरीर में चल रही है, सारी चीज़ें चार्ज की मदद से चल रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।